As we head towards the paper presentation now, we proceed towards the paper presentation, and I would like to invite Shri Nikun Chawla for the paper presentation. Everybody is requested to finish up within 10 minutes. We have सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सर निकुंज चावला। मैं गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद का पीएचडी का शोधार्थी हूँ। मेरा आज का संशोधन पेपर का जो शीर्षक है वो है भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान, यानी कि प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं मेरी बात की शुरुआत यहाँ पर संविधान सभा के एक महानायक, हम सभी यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल साइंस के जो सर है वो सभी जानते होंगे, और वो आदिवासी नायक भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ जयपाल सिंह हुड्डा की। जयपाल सिंह हुड्डा जो खुद जनजातीय समाज से आते हैं, और उन्होंने संविधान सभा में एक बार एक कोट कहा था, उन्होंने एक कथन कहा था संविधान सभा की बहस के दौरान। उन्होंने कहा था कि पिछले 6000 वर्षों से हमारे समाज के सबसे ज़्यादा जो कोई शोषित वर्ग या शोषित वर्ग जो है वो है जनजातीय समाज, और जनजातीय समाज के लिए अगर संविधान में सबसे बढ़िया प्रावधान किए जाए तो सबसे अच्छा होगा। तो इसीलिए मैंने आज का जो संशोधन पेपर का जो शीर्षक है वो रखा है भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। मैं मेरी बात की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि भारतीय संविधान में हमारे अनुसूचित जनजाति को कहाँ डिफाइन किया गया है। कल सर ने बात की, वाघेला सर ने, कि अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत शब्द प्रयोजित होते हैं, कई सारे लोग आदिवासी कहते हैं, सबके अलग अलग पर्याय है, लेकिन हमारा जो लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है। अभी हम बात करते हैं कि वो कहाँ डिफाइन है। तो हमारे राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य के राज्यपाल से सलाह के बाद हमारे किसी भी राज्य के समुदाय या किसी भी जनजाति को आर्टिकल 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दे सकता है। यानी कि आर्टिकल 342 में जो भी जनजातीय समुदाय है उसको मेंशन किया हुआ है, और इसी की वजह से हम उनको आगे जो उनके रक्षण और विकास के लिए प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मैं मेरी बात की शुरुआत करूं तो मैंने यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए जो प्रावधान है उनको 3 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। सबसे पहले उनके प्रावधान है वो है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक हितों से जुड़े प्रावधान। उसके बाद मैं बात करूँ तो उनके राजनीतिक हितों से जुड़े प्रावधान को मैंने यहाँ पर विभाजित किया हुआ है। उसके बाद उनके सामाजिक हितों को मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो उनके शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक हितों से जुड़े प्रावधान, तो उसमें सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 15। हम सबको मालूम है कि आर्टिकल 15 समानता की बात करता है कि सबको समानता का हक मिलना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 4 है वो स्पेशल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए संबंधित है, जो राज्य को यह प्रावधान करता है कि वो अनुसूचित जाति के विकास एवं रक्षण के लिए स्पेशल कानून या प्रोटेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 हम सबको मालूम कि आर्टिकल 16 जो है वो नौकरियों में रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। तो उसका क्लॉज नंबर 4 है वो है अनुसूचित जनजातियों के लिए स्पेशल प्रावधान करता है कि राज्य लोक सेवा आयोग में उनके जनसंख्या के हिसाब से उनके नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हम सबको मालूम है कि भारत के किसी भी नागरिक को कहीं पर भी रहने, बसने या संपत्ति का अधिकार है। तो हम सब जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति या ट्राइबल इलाके जो हमारे शेड्यूल 5 और 6 है, उसमें शेड्यूल 5 और 6 में अनुसूचित जनजाति जो है उनकी संपत्ति को अगर कोई गैर आदिवासी या गैर जनजातीय व्यक्ति खरीदना चाहे तो वहाँ की ग्राम सभा की मंजूरी लेनी जरूरी होती है, जो शेड्यूल एरिया में है वो। तो उनके रक्षण से ये बात करते हैं आर्टिकल 19। उसकी 10% में बात करूँ तो आर्टिकल 46 जो कि हमारे राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत यानी कि DPSP से संबंधित है, वो राज्य को ये सलाह देता है कि राज्य जो है वो अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े आयोग के लिए उनके विकास एवं रक्षण के लिए प्रावधान करेगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो मुझे लगता है वो है आर्टिकल 29 यानी आर्टिकल 29। हम सब बात करते हैं कि आदिवासी संस्कृति को बचाना चाहिए, आदिवासी संस्कृति के विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो हमारे संविधान में जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की बात कही है वो है आर्टिकल 29 में, जहाँ पर उनके धर्म, उनकी लिपि, उनकी भाषा की प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल 29 में कही गई है। उसके बाद में आता हूँ उनके राजनीतिक हितों से जुड़े प्रावधान, यानी कि आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 243 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल है उसमें आर्टिकल 330 जो अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में, और आर्टिकल 332 अनुसूचित जनजाति के राज्यसभा में उनकी जनसंख्या के आधार पर उनके स्थानों को आरक्षित करने की बात करता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आर्टिकल 339 और आर्टिकल 340 की, जो भारत के राष्ट्रपति को ये विशेष पावर देता है कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण और अनुसूचित जनजाति के जुड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्र में या किसी भी राज्य में
अनुसूचित जाति आयोग बनाने का प्रावधान करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, वो इसी के तहत है, आर्टिकल 339 और आर्टिकल 340 के तहत। उसके बाद में बात करूं तो आर्टिकल 243 यानी कि हमारे पंचायत से जुड़े प्रावधान। वैसे तो हमारे भारत में पंचायत जो है वो 73 अमेंडमेंट के तहत 1992 में लागू हो गया था, लेकिन जो शेड्यूल 5 के हमारे एरिया है, जो कि अनुसूचित जनजाति के एरिया है, उनको विशेष प्रोटेक्शन देने के लिए वो हमने काफी बाद में यानी कि 1996-97 में जो पैसा एक्ट बोलते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, उसको बाद में हमने लागू किया है। तो वो अनुसूचित जनजाति के एरिया में जो हम लोकल गवर्नमेंट को पहुंचाने की बात करता है आर्टिकल 243। उसके बाद में बात करूं तो उनके सामाजिक हितों से जुड़े प्रावधान की, तो यहाँ पर मुझे 2 आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण लगते हैं उनके सामाजिक हितों से जुड़े हुए। एक तो आर्टिकल है आर्टिकल 23, जो हम काफी समय से देख रहे हैं कि कल भी सर ने बात की, तो ब्रिटिशरों के समय पर काफी सारा जनजातीय वर्ग का शोषण हुआ है। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शोषण का जो तरीका था वो मुझे पर्सनली लगता है वो था बंधुआ मजदूरी यानी कि बेगार प्रथा। तो आर्टिकल 23 जो सबसे पहले बात ये कहता है कि बेगार प्रथा भारत में समाप्त होगी, जो कहीं पर भी 1947 से पहले जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले कोई भी ब्रिटिश के कानून में ये लागू नहीं हुआ था। जो हमारे संविधान निर्माता की दूरदर्शी सोच है कि उन्होंने लागू किया कि सबसे पहले आर्टिकल 23 के तहत कि बेगार प्रथा भारत में गैर कानूनी मानी जाएगी और उसके तहत हम उनको आदिवासी समुदाय को उनको रक्षण की बात करेंगे। उसके बाद आर्टिकल आता है आर्टिकल 24, जो जनजातीय समाज में जो बच्चों के लिए बात करता है कि बाल श्रम से मुक्ति की बात करता है वो। तो इस प्रकार मैंने जो आगे बताया वो जनजातीय वर्ग के लिए संविधान में उस प्रकार रक्षण और विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं ताकि जनजातीय समुदाय और उनकी विशिष्ट संस्कृति को साथ लेकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो अंत में मैं मेरी बात को समाप्त करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तक 75 ईयर्स, हम अभी 75 साल हमारे संविधान के इम्प्लीमेंट हुए, वो 75 ईयर्स केंद्र सरकार मना रही है। तो अभी तक जो भी जनजातीय समाज में जो कुछ भी विकास और रक्षण की बात कही गई है और जितना भी विकास हुआ है वो सारा हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और आपकी ये जनजातीय समाज से आते हुए जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने दूरदर्शी सोच है और वही दूरदर्शी सोच उन्होंने संविधान लिखने के समय ध्यान रखी और वही उन्होंने संविधान में लिखा। तो मैं मेरी बात को समाप्त करते हुए सबसे पहले चेयरमैन सर को धन्यवाद देता था कि मुझे उन्होंने यहाँ पर बोलने का मौका दिया। Thank you, sir. Now I